हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम बीएचयू एमएससी फिजिक्स जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसके हम कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन देखेंगे जो 2020 में क्वेश्चन पेपर हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं जो बीएचयू है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो एमएससी फिजिक्स का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसके हम सोल्यूशन देखेंगे। इसके पहले भी ऑलरेडी 2017 के 18 के बीएचयू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन डाउनलोड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टोटल जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे 120, तो सारे क्वेश्चन क्रम से यूट्यूब पर अपलोड हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा या आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक कर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था बीएचयू में एमएससी फिजिक्स के लिए, या जितने भी एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या एमएससी फिजिक्स की इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों या फिर जेएनयू के हों, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी के, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, एएमयू जेएमआई बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि एमएससी फिजिक्स का सिलेबस तो सेम ही रहता है, बस थोड़ा डिफरेंट रहता है। नहीं, आईआईटी जेईई के लेवल तक का सिलेबस रहता है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो सभी एमएससी फिजिक्स इंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आया था वो पहला क्वेश्चन था, यानी हाइड्रोजन हीलियम गिवन था और पूछ रहे थे ये क्या शो करती हैं। तो 4 ऑप्शन गिवन थे, तो इसमें एक ऑप्शन था हीटिंग। तो जो हाइड्रोजन हीलियम है वो हीटिंग शो करती हैं रूम टेम्परेचर पर। इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर नेगेटिव होता है और जो रूम टेम्परेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम शो करती हैं हीटिंग इफेक्ट। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में कि हाइड्रोजन हीलियम शो करती हैं, तो क्या शो करता है। 4 ऑप्शन गिवन थे जिसमें से एक हीटिंग था, तो हीटिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो हीटिंग शो करती हैं रूम टेम्परेचर पर, और जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव होता है और रूम टेम्परेचर पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन गिवन थे, जो इसका रिलेशन होता है टी वी की पावर 1/3, ये कांस्टेंट होता है, इसलिए T1 V1 की पावर 1/3 इक्वल टू T2 V2 की पावर 1/3 इक्वल टू T3 V3 की पावर 1/3। तो ये रिलेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी आंसर था उसमें ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है। जो इसका रिलेशन होता है वो TV की पावर 1/3 कांस्टेंट होता है, T1 V1 की पावर 1/3 इक्वल टू T2 V2 की पावर 1/3। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में जो पूछे गए थे, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए था। जिन स्टूडेंट को फार्मूला पता था क्रिटिकल टेम्परेचर का और बॉयल टेम्परेचर का, सिर्फ वो फार्मूला जो उनको गिवन था उसका डिवाइड कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन जो भी होगा वो मैच हो जाएगा। जो क्रिटिकल टेम्परेचर फार्मूला होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर TC इक्वल टू होता है 8A/27 BR, और जो बॉयल टेम्परेचर होता है TB इक्वल टू A/BR। तो इनका रिलेशन पूछा था TC/TB का, तो जो इनका रेशियो हो जाएगा वो 8A/27 BR को डिवाइड करेंगे हम A/BR से, तो आ जाएगा 8/27। तो आपको TC और TB यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर का फार्मूला तो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है TI यानी जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A/RB। तो आपको तीनों ही फार्मूले पता होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन तीनों से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और शायद इस बार 2021 में भी आपसे क्वेश्चन पूछे। जैसे आपकी बार पूछा गया था 2020 में TC/TB की वैल्यू, तो 2021 में पूछ सकता है TC/TI की वैल्यू या TI/TB की वैल्यू, यानी कुछ भी पूछ सकता है रिलेशन आपसे, या पूछ सकता है TI, TB और TC का क्या रेशियो रहता है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर तीनों ही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और आप इसको एग्जाम देने से पहले इसको रिवीजन करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको से अगर क्वेश्चन आए इससे तो आपसे क्वेश्चन मिस ना हो। तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल टेम्परेचर और इन्वर्जन टेम्परेचर तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में पूछा गया था 10 ग्राम आइस, यानी कोई 10 ग्राम का बर्फ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कन्वर्ट होता है वाटर में, यानी आइस है, बर्फ से वो कन्वर्ट होता है वाटर में। तो हमसे पूछा गया एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, या डेल्टा S की वैल्यू पूछा गया था, चेंज इन एंट्रोपी, और जो वेट है उसका वो 10 ग्राम है। 10 ग्राम का एक आइस है और वो आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो जो एंट्रोपी चेंज का फार्मूला होगा, तो एंट्रोपी चेंज होता है डेल्टा S इक्वल टू dQ/dt। तो DQ यानी यहाँ पे जो हीट है वो mL/T, L यहाँ पे है वो लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन था तो वो 80 गिवन था, और मास क्वेश्चन में गिवन था 10 ग्राम, तो हम 10 इंटू लेटेंट हीट 80, यानी अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर जो लेटेंट हीट होती है वो 80 होता है, और अपन जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये
273 केल्विन या 273 केल्विन। तो सारा वैल्यू हमें मिल चुका है। तो इसको हम m की वैल्यू पुट कर देंगे 10, l की वैल्यू 80 अपान टेम्परेचर 273। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2.93 कैलोरी अपान केल्विन। तो जो एंट्रोपी चेंज का फार्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी, तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और जहाँ पे जो हीट है डी क्यू, इसकी वैल्यू होती है एम एल और यहाँ पर टी। तो क्वेश्चन में एम गिवन था, एल भी किसी किसी क्वेश्चन में गिवन रहता है, नहीं तो लेटेंट हीट फिक्स होता है। आइस से वाटर में कन्वर्ट करेंगे तो लेटेंट हीट 80 कैलोरी प्रति कैलोरी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन था 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर कुछ भी होगा तो आप उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे 273 ऐड करके, और फिर फार्मूला पे आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना है, और आपको कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन एवरेज एनर्जी क्लासिकल ऑसिलेटर। यानी जो क्लासिकल ऑपरेटर की जो एवरेज एनर्जी होती है, क्लासिकल ऑपरेटर की एवरेज एनर्जी को हम ई बार से लिखते हैं, और जो ये होती है वो के टी होता है। यहाँ पे जो के है वो बोल्ट्जमैन नीतांक है या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी यहाँ पर टेम्परेचर है या ताप है। तो के की वैल्यू हमको रख देंगे 1.38 इंटू 10⁻28 इंटू टेम्परेचर जो है वो 1800 या 1800 टेम्परेचर गिवन है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा एवरेज एनर्जी क्लासिकल ऑपरेटर की वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻20 जूल। यहाँ पे मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड किया है, यानी जो क्लासिकल ऑपरेटर में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, हाफ के टी की, और ये करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है। यानी क्लासिकल ऑपरेटर में एनर्जी के करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1/2 के टी या 1/2 के टी, यानी हाफ के टी के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। और इसका जो एवरेज एनर्जी निकालेंगे हम, तो एवरेज एनर्जी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 के टी प्लस 1/2 के टी, तो यह आ जाएगा जो एवरेज एनर्जी हो जाएगा ई बार इक्वल टू आ जाएगा के टी। जो एटॉमिक से क्वेश्चन आए थे, तो एटॉमिक में जो क्वेश्चन आया था वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, फ्रिक्वेंसी जो होता है वो ओमेगा एस से होता है, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ओमेगा एल से लिखते हैं। यानी यहाँ पे जो ओमेगा एस है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी है, और जो ओमेगा एल है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ओमेगा एस एंड ओमेगा एल में क्या रिलेशन होगा। तो जो इसका फार्मूला होता है ओमेगा एल इक्वल टू वो होता है जी आई इंटू ई अपान 2m इंटू बी। तो यहाँ से हम ओमेगा एल की वैल्यू होती है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है वो जी आई इंटू ई अपान 2m इंटू बी होता है, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है वो जी एस ई बी अपान 2m होता है। यानी यहाँ पे ओमेगा एल पर रहेगा जी आई और ओमेगा एस के लिए होगा जी एस। तो जी एस की वैल्यू 2 क्वेश्चन में गिवन था और जी एल की वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन था। यानी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो 2020 में हुआ था वो जी एस जी एल की वैल्यू 2 और 1 गिवन थे, और पूछा गया था ओमेगा एस और ओमेगा एल में क्या रिलेशन होगा, यानी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, तो आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो या इसी फार्मूले में हमको यानी ओमेगा एल की वैल्यू जी आई इंटू ई अपान 2m इंटू बी, और ओमेगा एस इक्वल टू था जी एस इंटू ई बी अपान 2m। तो इसी फार्मूले में जी एस की वैल्यू 2 रख देंगे और जी एल की वैल्यू 1 रख देंगे। तो आप यहाँ पर जी एल की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जो जी आई है जी आई नहीं जी एल है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ पे जी एल है और स्पिन के लिए यहाँ पर जी एस है। तो आप इसी फार्मूले में जी एल की वैल्यू 1 रख लेंगे और जी एस की वैल्यू 2 रख लेंगे। तो जो इसका रिलेशन आ जाएगा, तो जी एस की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो ओमेगा एस है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जो फ्रिक्वेंसी वो दोगुना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर जो ओमेगा एस है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा एस जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस है वो दोगुना होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की फ्रिक्वेंसी से। तो यही रिलेशन पूछता था हमसे, 4 ऑप्शन गिवन थे जिसमें से एक ऑप्शन था ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा एल। यानी क्वेश्चन में सिर्फ हमको जी एस और जी एल की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया था ओमेगा एस और ओमेगा एल में रिलेशन क्या होगा। तो सिर्फ आपको यही फार्मूला पता होना चाहिए, यानी जो ओमेगा एल की वैल्यू होती है ऑर्बिटल एंगुलर फ्रिक्वेंसी फार्मूला होता है वो जी एल इंटू ई अपान ई बी अपान 2m होता है, और यहाँ पर जो ओमेगा एस है स्पिन एंगुलर मोमेंटम फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस के लिए यहाँ होता है जी एस ई बी अपान 2m होता है। तो आपको दोनों ही फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में जी एस और जी एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, तो सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट कर जो भी इसका रिलेशन होगा ओमेगा एल ओमेगा एस का, तो 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यूचुअल का जो फार्मूला होता है वो रूट एल प्लस 1 इंटू म्यू बी होता है। तो आपको क्वेश्चन में कभी एल की वैल्यू गिवन होगा और आपसे पूछ लेगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको इसी फार्मूला में रख कर जो भी इसका आंसर आए आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा और आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में
ईस्टर्न गैरली एक्सपेरिमेंट। तो ईस्टर्न गैरली एक्सपेरिमेंट जो है इन पीबी एटम इनलेट एटम के लिए 3p0 स्टेट, यहाँ पे जो जे की वैल्यू है जीरो, यहाँ पे जो 3p0 है तो यहाँ पे जे की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे जो एम जे की वैल्यू है वो जीरो होगा। यहाँ पे जो जेड है वो प्रोपोर्शनल है जी एम जे इक्वल टू जीरो के। तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है एम जेड के। तो एटम वुड नॉट डिफ्लेक्टेड इन बी, यानी बी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वन ट्रेस एट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट जो होता है वो म्यू एस जेड होता है, और ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है एम एस के लिए वो ±1/2 होता है। तो म्यू एस जेड इक्वल टू, यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जेड कंपोनेंट के लिए म्यू एस जेड इक्वल टू से फार्मूला होता है जी एस इंटू ई अपान 2m इंटू एम एस इंटू एच अपान 2 और ये होता है इक्वल टू ±EH/4πm के। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी वी एम इक्वल टू माइनस वेक्टर म्यू एस इंटू वेक्टर बी इक्वल टू माइनस म्यू एस जेड इंटू बी। तो ये आ जाएगा ±EHB/4πm। तो एनर्जी चेंज हमको निकालना था, तो एनर्जी चेंज निकालेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी और उसमें हम माइनस कर देंगे -ENB/4πm, तो ये आ जाएगा EBH/m। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन एटम के लिए यहाँ पर दिया गया था लाइन दिया D1 एंड D2 लाइन है, और ये दिया गया था 2p 3/2 3p पर 2 है और ये 3/2 है, और ये इतने से जाता है 2s 1/2 पर। तो D1 D2 दो लाइन है, तो D1 में 4 लाइन होती हैं और D2 में 6 लाइन की ट्रांजिशन होती है, यानी D1 में 4 लाइन होती है ट्रांजेक्शन की और D2 में 6 लाइन होती है ट्रांजेक्शन की। तो D2 लाइन होगा 6 ट्रांजिशन, तो D2 लाइन में 6 ट्रांजिशन ऑप्शन जो भी था वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर एल प्लस वेक्टर एस। इसमें हम वेक्टर जे का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा कॉस वेक्टर एल डॉट वेक्टर एस इक्वल टू जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपान 2ls। जिसको हम सॉल्व करेंगे जे की, जो जे की वैल्यू होती है जे इक्वल टू होता है रूट जे+1। तो जे स्क्वायर है तो इसको हम रूट से बाहर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये जे+1 माइनस एल+1 माइनस एस+1 अपान 2 रूट एल की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे रूट एल+1 इंटू एस की वैल्यू रख देंगे रूट एस+1। तो 2p 3/2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो एस की वैल्यू होगी 1/2, जे की वैल्यू यहाँ पे जो नीचे होता है वो जे होती है 3/2, और यहाँ पे जो एल आ जाएगा वो एल की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कास इसी जो फार्मूला था कास वेक्टर एल वेक्टर एस इक्वल टू, इसी फार्मूले में जे एल और एस की वैल्यू हमको गिवन है पता है, तो इसमें हम रख देंगे, तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा 1/√6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2p 3/2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो p के लिए एल की वैल्यू 0 होता है, s के लिए एल की वैल्यू 0, p के लिए एल की वैल्यू 1 और d के लिए एल की वैल्यू 2 और f के लिए s p d f 4 स्टेट होते हैं, इसमें एल की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होते हैं। और यहाँ पर 3/2 है तो ये j की वैल्यू होगी 3/2, और जो s है s की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो s की वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं 2 माइनस 3/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 1/2, यानी s की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो j की वैल्यू तो ये आ जाएगा, और p स्टेट है p स्टेट के लिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी, और s की वैल्यू निकालेंगे हम 3/2 माइनस 2 करके, नहीं 2 माइनस 3/2 करके, इसको निकालेंगे हम 2 माइनस 3/2 करके, तो यह जाएगा 1/2। तो सारी वैल्यू हम रख देंगे फार्मूले पर, जो भी इसका एंगल पूछा था हमें कास्ट थीटा की वैल्यू आ जाएगा 1/√6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 4 ऑप्शन थे और ऐसे आपको मिलान करना था। स्टर्न गैरलिक जो एक्सपेरिमेंट होता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और जो जीमैन एक्सपेरिमेंट है जीमैन बताता है स्पेस क्वांटाइजेशन को बताता है, और फ्रैंक हर्ट जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बताती है इलेक्ट्रॉन के लिए, और जो डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट है वो वेव नेचर होता है पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। जो स्टर्न गैरली एक्सपेरिमेंट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, स्टर्न गैरली एक्सपेरिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो जीमैन एक्सपेरिमेंट है वो स्पेस क्वांटाइजेशन को बताता है, और जो फ्रैंक हर्ट्ज है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो डिवीजन जो है जर्मन एक्सपेरिमेंट वो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन बताता है। तो आपको इसमें मिलान करना था, यानी कौन सा क्या बताता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो स्टर्न गैरली एक्सपेरिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीमैन स्पेस क्वांटाइजेशन, फ्रैंक हर्ट्ज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में BHU MSc फिजिक्स। तो जो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेटिस्टिकल फिजिक्स का। तो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑफ सिंगल पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट जेड, यानी हाइट जेड से वो कैसे गिरेगा मोमेंट, यानी स्पेस फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी या सिंगल पार्टिकल जो फॉलिंग है वो हाइट जेड पर वो कैसे होगा। तो जो इसका हमसे बताना था मोमेंटम, और हाइट जेड पर जो इसका ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, यानी ये ऐसे ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जो जेड है वो हाइट को बताता है और जो पी जेड है वो मोमेंटम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एन पार्टिकल्स टू एनर्जी लेवल बोसान्स। तो एन पार्टिकल्स हैं, एनर्जी लेवल पूछा गया तो बोसान्स के लिए। तो बोसान के लिए जो नंबर ऑफ वेव्स होता है, बोसान के केस में नंबर ऑफ वेव्स वो Ni + Gi - 1 का फैक्टोरियल अपान Ni का फैक्टोरियल इंटू Gi - 1 का फैक्टोरियल। तो Ni की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, n पार्टिकल हैं तो Ni की वैल्यू n है और Gi की वैल्यू यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल का रहा है। तो Gi की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे, हो जाएगा ये n + 2 - 1 का फैक्टोरियल अपान Ni की वैल्यू n है तो n का फैक्टोरियल इंटू Gi की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो n + 1 का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल इंटू 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये n + 1। तो जो भी स्टूडेंट ने n + 1 ऑप्शन को करेक्ट किए थे तो उनका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर n पार्टिकल हैं तो Ni की वैल्यू n लेंगे हम, और 2 एनर्जी लेवल है तो Gi की वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ वेव्स होता है बोसान्स के लिए वो आपको पता होना चाहिए फार्मूला, Ni + Gi - 1 का फैक्टोरियल अपान Ni का फैक्टोरियल इंटू Gi - 1 का फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूले में आपको पहले वैल्यू पुट करना था और आंसर निकाल लेना था। तो आपको फर्मी डिराक के केस में भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं। बोस आइंस्टीन के केस में तो आपको बता दिए हमने बोसान्स के लिए, और आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। तो तीनों ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों ही पते होने चाहिए। तो हमने बहुत सारे वीडियोज BSc के ही डिस्कस किए हैं रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के, जिसमें हमने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन भी आपको कराए हुए हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे हैं। अगला क्वेश्चन आया था, जो आपको अगर ये फार्मूला पता होता तो आप इसको आंसर कर सकते थे। W = 2s + 1 की पावर n। यहाँ पर W = 2 की पावर n। यहाँ पर जो s की वैल्यू क्वेश्चन में था वो 1/2, तो s की वैल्यू हम 1/2 रख कर इसको सॉल्व करेंगे तो जब W आ जाएगी वो 2 की पावर n आ जाएगा। जो एंट्रोपी का फार्मूला होता है, एंट्रोपी S = K log W। और यहाँ पर जो W की वैल्यू आ गई 2 की पावर n, तो हम यहाँ पर W की हिसाब रख देंगे 2 की पावर n, तो हो जाएगा ये K log 2 की पावर n। तो ये पावर n है जो मल्टीप्लाई में जाता है पीछे आ जाता है, तो हो जाएगा ये n K log 2। तो कोई ना कोई ऑप्शन इसका मैच कराता है n K log 2, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर जो है वो T की पावर 4 पर डिपेंड करता है। तो शुरू में T था, T को हम 4T कर दें, 4 गुना कर दिए गए, तो जो प्रेशर हो जाएगा वो प्रेशर 256 टाइम्स हो जाएगा। यानी जो प्रेशर डिपेंड कर रहा है वो T की पावर 4 पर डिपेंड करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो उसको T को 4 टाइम्स कर दिए गए, तो जो प्रेशर P कितने टाइम्स हो जाएगा, तो वो 256 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P स्टेप टू राइट Q स्टेप टू लेफ्ट, यानी P स्टेप राइट में जाता है और Q स्टेप लेफ्ट में जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग N1 स्टेप टू राइट इन टोटल n स्टेप्स, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो N1 = n का फैक्टोरियल अपान N1 का फैक्टोरियल इंटू कैपिटल N - N1 का फैक्टोरियल, P की पावर N1 इंटू Q की पावर n - N1। तो ये इसका फार्मूला था। तो जो भी स्टूडेंट को पता था ये फार्मूला, उन्होंने आंसर सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एवरेज एनर्जी का। तो जो एवरेज एनर्जी का फार्मूला होता है, एवरेज एनर्जी E बार = डेल्टा अपान डेल्टा बीटा log z। नेक्स्ट फार्मूला था K/σ/T की जो वैल्यू होती है वो π² / 3 इंटू KB/E की स्क्वायर था। तो ये फार्मूला जिन स्टूडेंट को पता था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो K/σ की वैल्यू क्वेश्चन पूछा गया था, तो K/σ हो जाएगा π² / 3 इंटू Kβ/E की होल स्क्वायर इंटू T। यहाँ पर टेम्परेचर आप ट्रांसफर कर देंगे, जो भी ऑप्शन करेक्ट था आपने उसको मैच किए होंगे, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था एवरेज एनर्जी और फर्मी टेम्परेचर में रिलेशन। तो जो एवरेज एनर्जी होती है E बार = वो होता है 3/5 इंटू फर्मी एनर्जी के। तो आपको ये पता होना चाहिए जो एवरेज एनर्जी है औसत ऊर्जा वो फर्मी एनर्जी के 3/5 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंट्रोपी DS = dQ/T, यानी जो एंट्रोपी चेंज है वो dQ/T, और जो dQ की वैल्यू है वो I² RT/T। और यहाँ पे जो I की वैल्यू करंट क्वेश्चन में गिवन था 10 एम्पियर, और जो R है R की वैल्यू 25 इंटू टेम्परेचर जो था वो 2 गिवन था टाइम, और अपान जो टेम्परेचर है वो 300 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो 50/3 जूल प्रति केल्विन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन आया था वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू
बॉन्ड मॉडल डिसकंटिन्यूअस इन ई एंड के ग्राफ। तो यहाँ पे हम जो ब्रैग्स लॉ होता है, ब्रैग्स लॉ 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा होता है। और यहाँ क्वेश्चन गिवन था d इक्वल टू a, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है यदि पाई अपान 2 है, तो यहाँ पे जो k है वो वेव वेक्टर है, यानी e और k जो e k है वो यहाँ पर k जो वेव वेक्टर है और e एनर्जी है। तो हम ब्रैग्स लॉ से करेंगे 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा से। तो d की वैल्यू यहाँ पर a ले लेंगे तो हो जाएगा ये 2a साइन थीटा की वैल्यू ले लेंगे पाई अपान 2, साइन पाई अपान 2 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल टू n लेमडा। तो 2a इक्वल टू n लेमडा के स्थान पे हम रख देंगे यहाँ पर 2 पाई अपान के। लेमडा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान के, तो वो वैल्यू रख देंगे लेमडा की वो। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू n पाई अपान a। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था k इक्वल टू n पाई अपान a, जहाँ पे जो k है वो वेव वेक्टर है। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन में, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो k इक्वल टू n पाई अपान a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, डायमंड हैज़ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू FCC क्रिस्टल। यानी क्वेश्चन था डायमंड कौन सा क्रिस्टल होता है। 4 ऑप्शन गिवन थे, BCC, SC सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, FCC टू FCC। तो डायमंड जो है वो FCC क्रिस्टल होता है और इसमें डायमंड में 2 FCC क्रिस्टल होते हैं। तो जो भी ऑप्शन इसमें था, ऑप्शन ए सिंपल क्यूबिक था, ऑप्शन बी FCC था, ऑप्शन सी बॉडी सेंटर क्यूबिक था BCC, और ऑप्शन डी था HCP। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FCC क्रिस्टल, और डायमंड में 2 FCC क्रिस्टल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ सीजियम एटम इन यूनिट्स ऑफ CaCl स्ट्रक्चर। एंड सीजियम क्लोराइड में CaCl में कितने सीजियम एटम है। तो CS के जो एटम है सीजियम के वो केवल 1 एटम है। तो सीजियम एटम CaCl में सिर्फ केवल जो नंबर ऑफ एटम CS एटम के है, सीजियम एटम केवल 1 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इसका 1 आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था, द कॉमन कलेक्टर इज यूज्ड इज लास्ट स्टेज इन ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, इट्स इनपुट इम्पिडेंस इज हाई एंड आउटपुट इम्पिडेंस इज लो। तो इम्पिडेंस मैचिंग, तो मिलर इंडाइसेस ऑफ ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, जो इंटरसेप्ट है 1/2, 1/2, 1/4 या 1/h, 1/k, 1/l। तो जो h के l की वैल्यू आ जाएगी वो 2, 4 आ जाएगा। यहाँ से हम 2 से इसको कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, डायोड कैन नॉट बी यूज। डायोड किसमें यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए था मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी डी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी ऑसिलेटर। तो डायोड का प्रयोग हम ऑसिलेटर में नहीं करते हैं, और डायोड का प्रयोग मॉड्यूलेटर में होता है, डी मॉड्यूलेटर में होता है, रेक्टिफायर में होता है, और ऑसिलेटर में नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा था डायोड कैन नॉट बी यूज, यानी डायोड का यूज नहीं किया जाता है, तो वो ऑसिलेटर में यूज नहीं किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स और जितने भी सारे चैप्टर्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, BHU का जो MSc फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2020 में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे हर टॉपिक से। टोटल 120 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक कर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये सारे ही वीडियो जो कि MSc एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं MSc फिजिक्स में, तो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी में, DU, BHU, JNU, AMU, JMI, जितने भी सारी यूनिवर्सिटी हैं सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जो साथ ही BSc के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स क्वेश्चन आया था, तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो क्वेश्चन आया था उसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है V = -k cos θ/r², और जो हैमिल्टोनियन निकालना था यानी काइनेटिक पोटेंशियल का हैमिल्टोनियन क्या होगा, हैमिल्टोनियन। तो जो हैमिल्टोनियन निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जो हैमिल्टोनियन बराबर होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होता है हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी Pr²/2m प्लस Pθ²/2mr² प्लस Pθ²/2mr² sin²θ, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख दिए प्लस V से। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी है r, θ और फाई में। तो क्वेश्चन पूछा गया था हैमिल्टोनियन कितना होगा पोटेंशियल का, हैमिल्टोनियन कितना होगा टोटल। तो टोटल जो हैमिल्टोनियन है वो Pr²/2m प्लस Pθ²/2mr²
प्लस पी फाई स्क्वायर अपॉन 2m r² साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है। इन दोनों को ऐड करके हम हैमिल्टोनियन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिकल सिस्टम विथ टू कांस्टेंट ऑफ मोशन विच इज़ ट्रू। यानी जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें दो कांस्टेंट मोशन होते हैं। पॉइजन ब्रैकेट्स इज आल्सो ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। जो पॉइजन ब्रैकेट्स है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। और इफ़ दे आर नॉट एक्सप्लिसिएंट फंक्शन तो डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू रो कामा एच प्लस डी रो अपॉन डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में सिंपल पेंडुलम का लैग्रांजियम कितना होगा। तो जो लैग्रांजियम फार्मूला होता है, लैग्रांजियम को हम एल से लिखते हैं, एल इक्वल टू 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस एम जी एल कोष्टक में 1 माइनस का थीटा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ये डेल्ट एल अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा आ जाएगा। ये पूरा सारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इसको हम, तो एम जी एल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम जी एल, और फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस एम जी एल कॉस थीटा। तो ये कांस्टेंट है एम जी एल माइनस एम जी एल कांस्टेंट है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। और एम जी एल कॉस थीटा करेंगे तो हो जाएगा ये एम जी एल साइन थीटा। तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा थीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डैश। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जो भी एनर्जी का होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी ई इक्वल टू जो लैग्रांजियम आज यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वो आ जाएगा थीटा डबल डैश प्लस जी अपॉन एल थीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप। सारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। जो फोर्स गिवन था एफ इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर था, इसको हम वहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे वी इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा आर, तो यह आ जाएगा माइनस के अपॉन आर। और फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको डी वी डैश अपॉन डी जी इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे जो एनर्जी आ जाएगी वो माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था क्लासिकल मैकेनिक्स से एल फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एम फॉलिंग फ्रीली इन। तो इसका लैग्रांजियम निकालेंगे एल इक्वल टू टी माइनस वी। यहाँ पर जो टी है वो काइनेटिक एनर्जी है और माइनस बी जो है पोटेंशियल एनर्जी है। तो हो जाएगा ये 1/2 एम जेड डैश स्क्वायर माइनस एम जी जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ एक्शन। तो इसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू होता है ये एच। और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स और डेल्टा मी के डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के जो मल्टीपल है उसको हम डायमेंशन एक्शन कहते हैं। और यहाँ पे जो एल है एल इक्वल टू एम वी आर, तो इसका हम डायमेंशन निकालेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1। जो प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के इक्वल होता है। यानी इससे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें किसका डायमेंशन इक्वल होगा। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन दोनों ही इक्वल होते हैं। आप यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं और यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालेंगे, दोनों ही इक्वल आएंगे। आप यहाँ से निकाल सकते हैं ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तो हाँ, यहाँ से निकालेंगे आप अगर प्लैंक कांस्टेंट लेमडा की डायमेंशन तब भी ये एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था डायमेंशन किससे इक्वल होंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल होगा। और जो क्वेश्चन आए थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे, थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड। तो स्टेशनरी वेव के लिए 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा अपॉन 2। यहाँ पर जो लेमडा अपॉन 2 है वो पाथ डिफरेंस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा ये पाई। तो फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड वो आ जाएगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ए हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है और बी सॉलिड सिलेंडर है। देन टू ट्विस्ट द सिलेंडर थ्रू द सेम एंगल मोर टार्क विल बी रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड फॉर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरिंग ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज एट ऑल टाइम्स इनफाइनाइटली नियर ए थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्क डन इन क्वार्क स्टैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर जो वर्क डन निकालेंगे हम, तो वर्क डन का जो फार्मूला था डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी होता है, उसे डिफरेंशिएट करेंगे पी आई से पी एफ तक। तो यह आ जाएगा P1 इंटू P2, P1 से P2 तक P डेल्ट वी अपॉन डेल्ट पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटू डी पी। तो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के लिए KT की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन वी डेल्ट वी अपॉन डेल्ट पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये वर्क डन आएगा W इक्वल टू माइनस वी KT अपॉन 2 PT स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनअवेलेबल फॉर वर्क, यानी कितना कार्य बचा है अनअवेलेबल फॉर वर्क। तो इसका जो फार्मूला होता है W इक्वल टू Q1 माइनस T0 अपॉन T1 और माइनस Q1 माइनस T0 अपॉन T2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये T0 डेल्टा एस, यहाँ पे डेल्टा एस निकालेंगे हम, डेल्टा एस इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1। तो ये फार्मूला था एंट्रोपी चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंट्रोपी चेंज ब्रॉट अबाउट इरिवर्सिबल प्रोसेस।
यहाँ पे जो के की वैल्यू क्वेश्चन गिवन था 5 गिवन था, Q2 की वैल्यू गिवन था 100 कैलोरी। तो वर्क डन है रेफ्रिजरेटर का जो वर्क डन होता है वो K=Q2/W होता है। तो इसमें हम रख देंगे फार्मूला पर 100/5, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफिशियंसी के ऊपर आया था। तो जो इफिशियंसी का फार्मूला होता है E=1 - T2/T1, और जो इफिशियंसी दिया था उसमें 25% था। तो मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 = 1 - T2/T1। T2 की वैल्यू क्वेश्चन गिवन था, T2 की वैल्यू निकालना है। T1 की वैल्यू क्वेश्चन गिवन था 1200, यानी 1200 गिवन था। तो यहाँ से हम T2 निकाल लेंगे, आ जाएगा 900 केल्विन। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी E=1 - T2/T1। तो T2 की वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो नई इफिशियंसी आ जाएगी वो 1/6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कितना चेंज हो जाएगा इफिशियंसी का, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो यानी 1/4 - 1/6 जो चेंज होगा इफिशियंसी का तो आ जाएगा 1/12। जो भी आंसर इसका करेक्ट था, ऑप्शन जो भी इसका करेक्ट था, तो जो इसका आंसर आ जाएगा चेंज इन इफिशियंसी वो आ जाएगा 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन था CP, यानी इस फार्मूले से अगर आपको पता था इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते थे। CP=T ΔS/ΔT कांस्टेंट प्रेशर पर, और यहाँ पर जो T है वो कांस्टेंट है, ΔT की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम बीटा निकालेंगे, बीटा हो जाएगा 1/V ΔV/ΔT × इन्फिनिटी। तो ये फार्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए थे क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन आए थे। वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइंस्टीन इक्वेशन है h/w + 1/2 mv² मैक्सिमम। यहाँ पे जो h वो एनर्जी है, w जो वर्क डन है, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो ये आइंस्टीन इक्वेशन है। इसी इक्वेशन में हमको न्यू की वैल्यू पहले न्यू डैश रख लेंगे, h/w + ev1 h/2 = w + ev2। यहाँ पर जो v1 है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की फ्रिक्वेंसी है v1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये, यानी इसको आप समीकरण इक्वेशन 1 ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले सकते हैं, और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये h/1 - v2 = e v1 - v2। इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये h/e v1 × v2 = v1 - v2। और यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकालेंगे तो v2 हो जाएगा v1 - h/e कोष्टक में v1 - v2, या इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये v2 = v1 + h/e v2 - v1। नेक्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरिंग रामन इफेक्ट कैन बी कंजर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यानी रामन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉम्पटन वेवलेंथ के ऊपर, जो चेंज इन वेवलेंथ होता है डेल्टा लैम्डा = h/m0c कोष्टक में 1 - cos थीटा। तो इसी फार्मूला पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक वेव फंक्शन गिवन था साई = 1/√2 φ0 + I φ1। और यहाँ पे जो साई की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे C1 φ0 + C1 φ1 से कंपेयर करने पर, तो ये √C0² + mod C1² की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा ये √3/2। तो √3/2 से फंक्शन को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 1 आता तो नॉर्मलाइज फंक्शन होता, तो नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं है इसकी, क्योंकि वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। तो इसको हम √3/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसको हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये साई = इस जो हमको दिया था वेव फंक्शन, इसी में डिवाइड करेंगे √3/2 से। तो जो नया वेव फंक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा साई = 1/√3 साई1 + I √2/3 साई1। अब यहाँ पर आप √C0 mod C0² + mod C1² करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि अब ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन गया। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो पहले इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी P0। तो P0 की जो वैल्यू हो जाएगी कंपेयर करेंगे तो mod C0 का होल स्क्वायर करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए P0 का। तो यह जाएगा 1/√3 को स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/3। और इसका हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी P1, तो ये हो जाएगा mod C1 का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 2/3 आ जाएगा। तो दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल ली हम, P0 की वैल्यू 1/3 और P1 की वैल्यू 2/3। और हमसे पूछा गया था एक्सपेक्टेशन एनर्जी। तो एक्सपेक्टेशन एनर्जी का जो फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेशन एनर्जी इक्वल टू होता है P0 E0 + P1 E1 20 की। P0 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/3, मतलब हमने निकाला प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगा 1/3 × E0 + P1 की वैल्यू में निकाला प्रोबेबिलिटी वो आ गया 2/3 × E0। तो हमसे पूछा गया था एक्सपेक्टेशन एनर्जी, तो एक्सपेक्टेशन जो एनर्जी आ जाएगी 1/3 E0 + 2/3 E0 आ जाएगा। अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछेगा अलग अलग तो हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था जो वेव फंक्शन की मैंने साइन x = a e⁻⁻x⁴। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा -4x⁴ साइन। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये 12 - 12x² साइन -4x³
डेल्टा साइन अपान डेल्टा एक्स। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो -12 एक्स स्क्वायर साइन प्लस 16 एक्स पावर 6 इंटू साइन आ जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन था 2m की वैल्यू एच कट इक्वल टू 1, 2m इक्वल टू एच कट इक्वल टू 1 और ई की वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में 0। तो इसको हम रख देंगे तो हो जाएगा ये डी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साइन अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपान एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम सारे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये टाइम इंडिपेंडेंट का इक्वेशन है, तो आप इसी इक्वेशन में रख देंगे सारे वैल्यू और इसको पोटेंशियल निकालना था क्वेश्चन में। तो पोटेंशियल आ जाएगा 16 एक्स पावर 6 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लानट ए प्लानट बी, दो प्लानट है और मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के अराउंड ये दोनों मूव कर रहे हैं और इसका जो टेम्परेचर गिवन था वो टी इक्वल टू 8 TB था। तो हमसे पूछा है रेडियस में क्या रिलेशन होगा, RA अपान RB। ए प्लानट का रेडियस और बी प्लानट का रेडियस में रिलेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कैप्चर्स का थल रहा है कैपिलर्स का वो टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है R के पावर 3 का। तो इसी हम प्रोपोर्शनल से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये 4 इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था टाउ इक्वल टू C5 से तो टार्क कांस्टेंट था इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया हुआ है, तो आप फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो 5 डैश की वैल्यू है वो 16 अपान 17 इंटू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था 2 मास हैं एम के और एक वी चल रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाएगी। यानी जो इसकी वेलोसिटी v0 भी था और ये विराम में रखा था, तो जब इससे टक्कर होगा तो इसकी ये वी वेलोसिटी चलने लगेगा और ये विराम अवस्था में हो जाएगा, यानी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ बना है एक्स वाई जेड। एक्स पर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, वाई डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से और जेड डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड से। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, टोटल जो मोमेंटम है वो 0 है इक्वल टू 30 m, मोमेंटम p इक्वल टू mv से मास 30 है और ये जा रहा है एक्स डायरेक्शन में i में और यहाँ पर इसका मास m है, तो हो जाएगा 30 mi प्लस 30 mj प्लस 3 mv कैप के। तो आप यहाँ से v के की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -10i माइनस 10j। तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये 2 × 10 स्क्वायर, या वी कैप के को मल्टीप्लाई करेंगे वी कैप के से तो इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी, आप देख सकते हैं सोल्यूशन पूरा, तो आ जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल सेल रेडियस ऑफ गायरेशन। तो टेंजेंट के लॉन्ग इसका पूछा गया था स्फेरिकल सेल का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। तो इसका हम जो टेंजेंट है इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो जो टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, तो इसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करेंगे तो ID प्लस mr स्क्वायर। तो ID की वैल्यू जो है डायमीटर का लॉन्ग वो 2/3 mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस mr स्क्वायर, तो ऐड कर देंगे तो जाएगा 5/3 mr स्क्वायर। इसकी कंपेयर करेंगे कैपिटल M के स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो k है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसका कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन में √5/3 इंटू r। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रिजल्टेंट मास का, यानी यहाँ पे एक लिफ्ट है इसमें कोई व्यक्ति m मास का है, तो ये इसकी जो नीचे तरफ होगा वेट वो mg होगा और ये ऊपर जा रहा है तो m इंटू a से। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू 70 किलोग्राम है और जो असलरेशन है वो 6 ग्राम है, तो जो रिजल्टेंट मास होगा वो mg प्लस ma ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 इंटू जी प्लस ए। 17 जी की वैल्यू यहाँ पर कितना क्वेश्चन में g है, a की वैल्यू है 6g, तो हो जाएगा g प्लस 6g तो हो जाएगा 7g। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 419 किलोग्राम को वेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्गेटिक शेप ऑफ गैलेक्सी का, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यंग मॉडुलस का, या वाई इक्वल टू F/A इंटू L/L, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग मॉडुलस इक्वल टू। तो यहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन आया था नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज होती हैं, तो ये ऑप्शन सही था, मतलब न्यूक्लियर फोर्स के लिए ये न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं और ये चेंज चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है न्यूक्लियर फोर्स, और ये स्पिन पर डिपेंडेंट रहती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था नॉट ट्रू, यानी कौन सा सही नहीं है, तो ये आइसो स्पिन डिपेंडेंट। तो क्वेश्चन कह रहा था नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा आइसो स्पिन डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। तो 1 न्यूक्लियन मैग्नेटॉन में होता है 5.05 × 10⁻27 जूल पर टेस्ला। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1 × 6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला में। इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.15 × 10⁻8। नेक्स्ट क्वेश्चन था पैकिंग फ्रैक्शन पर। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का जो फार्मूला होता है P =
कैपिटल M माइनस ए अपान ए होता है। यहाँ पे जो P इज नेगेटिव है, अगर P की वैल्यू नेगेटिव होगी जो A है वो ग्रेटर देन होगा M से। नेक्स्ट क्वेश्चन था N0 को क्वेश्चन गिवन था 10⁻18 रेडियम। तो जो एक्टिविटी होती है माइनस डीएन अपॉन डी टी टू लैम्डा एन से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻6 बैकरल आ जाएगा। 1.75 इंटू 10⁻6 बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन था डी ब्रोगली वेवलेंथ से। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी से, और इसको हम यहाँ पे जो पी मोमेंटम है इसकी वैल्यू होती है √2m क्यूवी होता है या फिर ईवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आए थे क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आया था, क्वेश्चन में गिवन था एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था और काई एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था। तो हमसे पूछा था मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का जो फार्मूला होता है एम इक्वल टू काई एम इंटू एच, दोनों को मल्टीप्लाई कर इसको आंसर निकालना था। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 37 एम्पियर प्रति मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमिना ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिक सुपर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइव इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए से इक्वल टू μ0 NI अपान एल इंटू आर स्क्वायर एल स्क्वायर से। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो टोटल एनर्जी होती है वो WEB इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2 μ0 इंटू डी होता है। और साइक्लोट्रॉन के लिए जो MV स्क्वायर की वैल्यू होती है वो MV स्क्वायर अपान आर की वैल्यू होती है QVB के बराबर। यहाँ पर जो रेडियस हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाता है MV अपान QV। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर था। तो पॉइंटिंग थ्योरम जो है वो कंजर्वेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आयोनोस्फेरिक प्लाज्मा। तो आयोनोस्फेरिक प्लाज्मा के लिए जो WP स्क्वायर की वैल्यू होती है वो NE स्क्वायर अपान M एप्सिलॉन 0 होता है। यहाँ जो FC है वो FC इक्वल टू 9√n। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर क्वेश्चन आया था। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर E प्लस वेक्टर P। यहाँ पे जो D है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो P है वो पोलराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पाथ पूछा गया था चेन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड, यानी E एंड B तो वो साइक्लॉइड होता है पाथ। E एंड B के बीच जो पाथ होता है वो चार्ज पार्टिकल के बीच जो पाथ है वो साइक्लॉइड पाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था Z इक्वल टू E अपान एस से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो 344 ओम आ जाएगा। जो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो इन फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था फेज, जो फेज है बिटवीन E एंड H इन कंडक्टर के लिए। तो इसका जो फेज है फाइव इक्वल टू होता है वो 1/2 tan इनवर्स सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू ओमेगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे BHU MSc फिजिक्स इंट्रेंस एग्जाम में। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो